अमेरिका में एक बड़ा बैंकिंग संकट खड़ा हो गया है। अमेरिकी रेगुलेटर्स ने देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक सिलिकॉन वैली बैंक को बंद करने का आदेश दिया है। सीएनबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और इनोवेशन ने इस बैंक को बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उसने फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को बैंक का रिसीवर नियुक्त किया है। बैंक में जमा ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी एफडीआईसी को दी गई है। इसके अलावा एफडीआईसी ने बैंक के इंश्योरेंस वाले डिपॉजिट को रखने के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस नेशनल बैंक ऑफ सांता क्लारा का गठन किया है। सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक है। बैंक के पास करीब 210 अरब डॉलर की असेट्स है। ये नए जमाने की टेक कंपनियों और वेंचर कैपिटल के निवेश वाली कंपनियों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाला देश का प्रमुख बैंक है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्यों डूबा अमेरिका का ये बैंक। दरअसल पिछले 18 महीनों में अमेरिकी केंद्रीय बैंक की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने से ऐसी कंपनियों को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। साथ ही ज्यादा जोखिम के कारण निवेशकों की दिलचस्पी भी ऐसे टेक कंपनियों में घटी है। अभी ये साफ नहीं है कि बैंक के पास 2.5 अरब डॉलर की इंश्योरेंस लिमिट से ज्यादा कितनी जमा राशि है। सिलिकॉन वैली बैंक ने टेक इंडस्ट्री को काफी कर्ज दिया हुआ है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी इस मामले का अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर पर असर पड़ने की संभावना कम है और देश के लगभग सभी प्रमुख बैंक ऐसी किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए अपने पास पर्याप्त कैश बैलेंस बचाकर चल रहे हैं। इस बीच सिलिकॉन वैली बैंक की मूल कंपनी एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप के शेयर आज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग रुकने से पहले करीब 70% तक गिर गए थे। निवेशकों और जमाकर्ताओं ने गुरुवार यानी 9 मार्च को सिलिकॉन वैली बैंक से 42 अरब डॉलर निकालने की कोशिश की। शुक्रवार 10 मार्च को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में ये जानकारी दी गई है। 9 मार्च को कारोबार खत्म होने पर बैंक के पास $958 मिलियन का नेगेटिव कैश बैलेंस था। कैलिफोर्निया के बैंक रेगुलेटर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन द्वारा 10 मार्च को दायर बैंक को कब्जे में लेने के एक आदेश में ये जानकारी दी गई। पैसे की निकासी के प्रयास का पैमाना इतना बड़ा था कि बैंक में और इससे प्राप्त करने के तरीके समाप्त हो गए। जब फेडरल रिजर्व ने अपना कैश लेटर भेजा, जो कि एसवीबी को बैंक के प्रोसेस के लिए चेक और अन्य लेन देन की सूची थी, कैलिफोर्निया रेगुलेटर के मुताबिक इसे पूरा करने के लिए बैंक के पास पर्याप्त करेंसी नहीं थी। कमिश्नर क्लॉथिल्ड हेवलेट के आदेश में कहा गया है, विभिन्न स्रोतों से हस्तांतरित करने के लिए नियामकों की सहायता से बैंक के प्रयासों के बावजूद बैंक ने फेडरल रिजर्व के साथ अपने कैश लेटर की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया। सिलिकॉन वैली के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रेग बेकर द्वारा बुधवार को शेयरधारकों को भेजे गए एक लेटर के बाद अमेरिकी खजाने और बंधक समर्थित प्रतिभूतियों की बिक्री पर बैंक को 1.8 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। बैंक ने अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए 2.25 अरब डॉलर की पूंजी जुटाने की योजना की रूपरेखा तैयार की थी। इसके बाद ग्राहकों ने तुरंत अपने पैसे निकालने की कोशिश की, जिसमें कई वेंचर कैपिटल फर्म भी शामिल थी, जो बैंक के साथ दशकों से विकसित हुए थे। रेगुलेटर के अनुसार गुरुवार को जमाकर्ताओं और निवेशकों द्वारा निकासी की राशि $42 बिलियन रही। बताया जा रहा है कि एसवीबी के सीईओ ग्रेग बेकर ने बैंक को हुए भारी घाटे के ऐलान से ठीक पहले $36 लाख मूल्य के शेयर बेचे थे। ये शेयर एसवीबी की पेरेंट कंपनी एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप के थे। इन्हें बैंक के घाटे के ऐलान के 2 हफ्ते पहले बेचा गया था। इसे एक ट्रेडिंग प्लान के तहत बेचा गया था। घाटे के ऐलान के बाद कंपनी के शेयरों में बहुत बड़ी गिरावट आई। बताया जाता है कि बेकर ने 27 फरवरी को 12,451 शेयरों की बिक्री की, जो एक साल में सबसे ज्यादा समय में उनकी पहली बिकवाली थी। रेगुलेटरी फाइलिंग से ये जानकारी मिली है। उन्होंने ट्रेडिंग प्लान फाइल किया था। सवाल उठता है कि क्या ग्रेग बेकर को बैंक की हालत की जानकारी थी। इस मामले में पूछे गए सवालों के जवाब बेकर और एसवीबी ने नहीं दिए। बेकर से ये भी पूछा गया था कि उन्होंने अपने शेयर क्यों बेचे। उनसे ये भी पूछा गया था कि क्या ट्रेडिंग प्लान फाइल किया था तब उन्हें बैंक से पूंजी जुटाने के प्लान की जानकारी थी। रेगुलेटरी फाइलिंग से पता चलता है कि शेयरों की बिक्री एक रिवोकेबल ट्रस्ट के जरिए की गई, जिस पर बेकर का नियंत्रण है। बेकर ने जिस कॉर्पोरेट ट्रेडिंग प्लान का इस्तेमाल किया वो किसी तरह से गैर कानूनी नहीं है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने 2000 में इस प्लान की शुरुआत की थी। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किया गया था। इसमें ये तय किया गया था कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव शेयर बेचना चाहता है तो उसे तय तारीख के अंदर शेयर बेचने होंगे। इस मामले में शेयरों को बेचने की टाइमिंग और कंपनी के नुकसान के ऐलान की टाइमिंग मैच करती है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि बेकर ने जिस 10b51 प्लान का इस्तेमाल किया उसमें कई तरह की कमियां दिखती हैं। इसमें अनिवार्य कूलिंग ऑफ पीरियड की कमी दिखती है। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वाटन स्कूल के प्रोफेसर डैन टेलर ने कहा, हो सकता है कि बेकर ने 26 जनवरी को जब प्लान की मंजूरी हासिल की तब उन्हें कैपिटल जुटाने के प्लान की जानकारी नहीं हो। अगर शेयर बेचने के प्लान के लिए मंजूरी लेते वक्त उन्हें पूंजी जुटाने को लेकर चल रही बातचीत की जानकारी थी तो ये मामला बहुत गंभीर है। आगे इस मामले में कितने मोड़ आएंगे, ये जानने के लिए बने रहे मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।